आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 द्वितीय पुस्तक कृतिका के तृतीय पाठ साना साना हाथ जोड़ी जो मधु कांकरिया द्वारा रचित है इसका अध्ययन करेंगे। सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सर्वप्रथम हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं तक ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में शब्दबद्ध किया है। यानी अपने मन की जो बात है, जहाँ तक उनकी सोच जाती है, अपने भावों और विचारों को शब्द के माध्यम से मधु कांकरिया जी ने अभिव्यक्त किया है। साना साना हाथ जोड़ी यानी मैं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन इसमें किया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृतांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। यानी जब हम इधर उधर घूमते हैं तो जो संकीर्ण विचारधारा हमारे मन में अपना एक स्थान बना लेती है, उससे हम बाहर निकल पाते हैं जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। अब हम पाठ को प्रारंभ करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में जितने भी काम हो वो सब अच्छाइयों को समर्पित हो। तो इसमें देखो, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था, यानी गंगटोक कोई कह रहे हैं। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह है, शाम, रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दऊ प्रार्थना हामरू जीवन तीम्रो कौशेली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना पड़ा था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी जो कंचनजंगा है वो दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह
इस वर्ष भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंघा न दिखनी थी न दिखी थी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा मानो फूलों के बाग में आ गई हूं। इतने तरह के फूल थे। बहरहाल अब हम गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अशांति। जो कहते हैं कि शांति को अशांति यानी अशांति जहां हो उसको मिटाकर शांति का प्रतीक और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। यानी जो नार्गे गाइड था उसने ये बातें बताई। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यानी ये जो जगह है यहाँ गाइड फिल्म जो है उसकी शूटिंग हुई थी, इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। तिब्बत के चीज खेबमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच वाले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र की एक कुटिया है और उसके भीतर घूमता चक्र है। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो गए। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमाचल, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों।
इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। जैसे हम सब ने ही सुना है ये गाना, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, यानी जो मैं देख रही हूँ वो मैं अपने मन में उतार लूं। पर मेरे भीतर कुछ कुछ बूंद जो है वो पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी अपना सिर बार बार बाहर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिल्लीगुड़ी से ही हमारे साथ भी है तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना, यानी बहुत ऊपर से जब पानी आता है तो पानी में क्या है, झाग उत्पन्न होते हैं, और वो फेन ही क्या है, झाग हैं। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी भी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। फिर क्या हुआ देखिए, थोड़ी देर बाद बहती धारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं बैठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय, चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी, ऐसा लेखिका को प्रतीत होता। उसके बाद में है धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, यानी जो ओस छाई हुई थी वो थोड़ी थोड़ी दूर हुई। अब पहाड़ नदी दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थी। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत यानी लगातार प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल। देखो जैसे जैसे लेखिका ने लिखा है ठीक वैसे वैसे जो दृश्य है वो हमारे सामने आ रहा है। मध्यम मध्यम यानी धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियुता
और रोडोडेंड्रन के फूल सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरैवेति यानी चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है, कि जो ये सौंदर्य है यही हमारे जीवन का आनंद है। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, मतलब पांव जो है वो रुक गए, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की है जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, अचानक ही निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना, मतलब बड़ा ही कठिन कार्य। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक छोटे आकार के पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रदेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था कि जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, यानी आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री जो साथ में यात्रा कर रही थी, मणि और जितेन, मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। फिर देखिए, हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सहारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा।
यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले लेकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े और इंच भर भी जीप जो है वो क्या करे, इधर से इधर न हो। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में आपका बच्चा इंतजार कर रहे हैं, आपका बच्चा या आपके जो बच्चे हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, तो कृपया इसको धीरे धीरे चलाएं। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था, यानी इतना अधिक सौंदर्य मैंने देखा था जो मेरे लिए असह्य था। ये पाठ देखो बहुत बड़ा है, तो इस पाठ को हम पूरा एक साथ न पढ़कर दो भागों में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो भाग है 1 और कल हम पढ़ेंगे इसका भाग 2। तो पाठ सार हम थोड़ा देख लेते हैं, एक बार देखिए। सबसे पहले है गंतोक की एक मोहक रात जो हमने पढ़ा। उसके बाद में है गंतोक का सुंदर प्रातःकाल, फिर है युमथांग के मार्ग के दृश्य, फिर ऊंचाई की ओर, उसके बाद में लेखिका की मन स्थिति, दृश्य परिवर्तन, सौंदर्य स्वप्न को झटका लगाना, लायुंग में पड़ाव, लायुंग की शाम और सवेरा, कटाव की ओर, लेखिका के मनोभाव, युमथांग पहुंचना और वापसी की यात्रा। कुल मिलाकर ये जो पाठ सार है वो इस प्रकार है। हमने आज आधा पाठ पढ़ा है, आधा हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.